चलो, अब एक इकोनॉमिस्ट जो भी MM, उसने अपना कुछ पेपर दिया था, तो उसके बेसिस पे अपने MM प्रोपोजिशन 1 कर रहे हैं। MM प्रोपोजिशन 1 का अजम्पशन इज नो टैक्सेस। तो इसमें ये है प्रोपोजिशन 1 नो टैक्सेस में कंक्लूजन जो ये बोलना चाह रहा है, ये इंपॉर्टेंट हम लिखवा देगा अलग से, मुझे मार्क करा देगा। कंपनी का कैपिटल स्ट्रक्चर इररिलेवेंट है, मतलब तुम 100% इक्विटी 0% डेट लो, या फिर तुम 100% डेट 0% इक्विटी लो, तुम 50-50 ले लो, सब सेम है। हाउ इज इट पॉसिबल? मत पूछना, हम अभी बता दिए। ये इसका अजम्पशन है, इसका थ्योरी के बेसिस पे ये बोल रहा है तुम्हारा कोई भी कैपिटल स्ट्रक्चर हो, सब बराबर, इट इज बेकार, इट इज इररिलेवेंट, सब बराबर है। 100 इक्विटी 0 डेट इज इक्विवेलेंट टू 100 डेट 0 इक्विटी, इक्विवेलेंट टू 50-50, इक्विवेलेंट टू 75-25, जो लेना है सब बराबर है। देखो कैसे assumptions that lead to MM1 are as follows, important for the exam. Capital markets are perfectly competitive, मतलब कोई भी ट्रांजैक्शन कॉस्ट नहीं है, कोई भी टैक्सेस नहीं है, कोई भी बैंक्रप्सी कॉस्ट नहीं है। इन्वेस्टर्स हैव होमोजेनियस एक्सपेक्टेशंस, मतलब अगर मान लो तुम एक प्रोजेक्ट का कैश फ्लोज फोरकास्ट कर रहा, तुम भी 1-1 लाख रुपए सब में लेगा, तुम भी सब में 1-1 लाख रुपए लेगा, और तुम भी सब में 1-1 लाख रुपए लेगा। अच्छा, डिस्काउंट रेट सबका सेम, सब रिस्क फ्री रेट से डिस्काउंट कर रहे हैं, assumption। तो all investors have homogeneous expectations, same expectations with respect to cash flow generated by the firm. डिस्काउंट रेट क्यों रिस्क फ्री होगा? बिकॉज देयर इज रिस्क लेस बोरोइंग एंड रेंटिंग। तुमको जितना पैसा चाहिए रिस्क फ्री रेट में तुमको मिल जाएगा, तुमको जितना पैसा देना है रिस्क फ्री रेट में ही दे पाओ। उसके बाद देयर इज नो एजेंसी कॉस्ट, जो अपने लास्ट की चैप्टर में मैनेजर का सोच और शेयर होल्डर का सोच कभी कभार अलग अलग हो सकता है ना, ऐसा होगा ही नहीं। देयर इज नो कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट बिटवीन मैनेजर्स एंड शेयर होल्डर्स। सब मैनेजर एकदम शेयर होल्डर के लिए ही सोच रहा है, चाहे उसको नौकरी मिले नहीं मिले, नौकरी जाए तो जाए, लेकिन शेयर होल्डर का नुकसान नहीं होना चाहिए, सबका सोच ऐसा है। एंड इन्वेस्टमेंट डिसीजंस आर अनअफेक्टेड बाय द फाइनेंसिंग डिसीजंस, मतलब हम कौन सा प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करें, इन्वेस्ट करने के लिए पैसा लगता है, वो पैसा हम कहीं से भी निकाल के उससे उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। हालांकि ये रियलिटी में नहीं है। आज अगर हम उधार लेके कहीं इन्वेस्ट कर रहे हैं तो भाई वो सेफ होना चाहिए, बट यहाँ पे ऐसा कुछ असम्पशन नहीं। तुमको उधार लेके हीरो जीरो कॉल खेलना खेलो, जय माता दी मार दो, कोई दिक्कत नहीं। तो इन्वेस्टमेंट डिसीजंस आर अनअफेक्टेड बाय द फाइनेंसिंग डिसीजंस। देख लो 40 इक्विटी 60 डेट इज इक्वल टू 60 इक्विटी 40 डेट, सब बराबर है। रीड, ज़्यादा हम इस पर डिटेल में नहीं जाएंगे वरना मेरा बेस जो है वो खराब हो जाता है। हम जो इम्पोर्टेंट है हम खाली वही मार्क करा रहा है, बाकी लास्ट में थोड़ा सा इसमें झगड़ा है वो अपने अच्छे से डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट MM प्रोपोजिशन 2। तो पहला था नो टैक्सेस, कैपिटल स्ट्रक्चर इज इररिलेवेंट। दूसरा है कॉस्ट ऑफ इक्विटी एंड लेवरेज। देखो कॉस्ट ऑफ इक्विटी increases linearly as a company increases its proportion of debt financing। अब पहले इसका बेस करें, इक्विटी 100 रुपया, डेट 20 रुपया। ये कंपनी ए, कंपनी भी हम ऑरेंज से कर रहे हैं। इक्विटी किसमें ज्यादा रिस्क है? ब्लू ऑरेंज। लायबिलिटी है इक्विटी 100 रुपए, कंपनी ए का, डेट 20, ये कंपनी बी, इक्विटी 100 डेट 100, किसमें ज्यादा रिस्क है? ए में। कैसे ज्यादा रिस्क है? बी में ज्यादा रिस्क है क्योंकि भाई डेट ज्यादा है। तो रिस्की कंपनी अगर ज्यादा है तो इक्विटी, ये रिस्क मोस्टली इक्विटी वाला भी बेयर करता है। तो अब इक्विटी वाला ए में ज्यादा रिटर्न मांगेगा या बी में ज्यादा रिटर्न मांगेगा? बी में ज्यादा रिटर्न मांगेगा, भैया ये ज्यादा रिस्की है। सिमिलरली डेट वाला भी बी में ज्यादा रिटर्न मांगेगा क्योंकि भाई तुम इतना डेट ऑलरेडी ले चुका है, भाई लॉस हो गया तो
रिस्क पे है। इसमें भाई 100 रुपए का इक्विटी, थोड़ा बहुत क्या बहुत कॉस्टली हो गया तो भी 20 रुपया तो आपको मिल ही जाएगा, यहाँ पे मिलना मुश्किल है। तो यहाँ पे डेट का कॉस्ट भी थोड़ा और इक्विटी का कॉस्ट भी थोड़ा हाई बैठेगा। तो क्वेश्चन या अपना assumption क्या है कि द कॉस्ट ऑफ इक्विटी इंक्रीजेज लीनियरली एज अ कंपनी इंक्रीजेज इज प्रोपोर्शन ऑफ डेट। तुम जैसे जैसे डेट बढ़ाओगे इक्विटी वाला का रिस्क बढ़ेगा, वो बोलेगा हमको ज्यादा रिक्वायर्ड रिटर्न चाहिए। The cash flows promised to bondholders have priority, so equity holders will receive remaining cash flows. उन लोग का रिस्क बढ़ जाता है, hence they want a higher return। वही सब बोला गया वापस। ये वाला लाइन अपने को मार्क करना इम्पोर्टेंट है। सिंपल। लास्ट लाइन मार्क कर लो, समरी। As company increases the proportion of debt, the risk of cash flows to equity holder increases, hence it increases cost of equity। सिंपल। अब देखो नया जगह। नॉर्मली इक्विटी महंगा होता है कि डेट महंगा होता है? कॉस्ट टू द फर्म। नॉर्मली फर्म के लिए कॉस्ट किसका ज्यादा होता है, इक्विटी का कि डेट का? इक्विटी क्योंकि डेट सेफर होता है, वो सस्ता में निकलता है। तो अब मान लो इक्विटी 12, डेट 4, आफ्टर टैक्स कॉस्ट ऑफ डेट मान लो बिफोर टैक्स ले लो क्योंकि टैक्स का तो असम्पशन नहीं है। 12 एंड 4। अब हम लोग क्या देख रहे हैं भाई, यहाँ तो 4% में मिल रहा है और डेट ले लो, बाय बैक कर लो, लेकिन डेट ले लो क्योंकि मेरे को एवरेज तो घटाना, हमको क्या मिनिमाइज करना है बैक, तो हम ज्यादा डेट लेंगे तो एवरेज 4 के पास आएगा। वी वांट मोर डेट। डेट लिए जा रहे हैं, डेट लिए जा रहे हैं, डेट लिए जा रहे हैं, डेट लिए जा रहे हैं। तो जब एक पॉइंट ऑफ टाइम में क्या होगा, जब डेट लेंगे तो भाई ज्यादा डेट होगी, इक्विटी वाला मिलेगा भाई अब 12 में मेरा कुछ नहीं होगा, हमको 20 चाहिए। डेट वाला भी बोलेगा अब मेरा 4 में भी कुछ नहीं होगा, हमको 8 चाहिए। तो ये सिचुएशन में जो हम बढ़ा रहे थे डेट, एवरेज घट रहा था, लेकिन अब भाई A to Z हो गया, एवरेज बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। यहाँ पे MM प्रोपोजिशन क्या बोलता है कि द डिक्रीज इन फाइनेंसिंग कॉस्ट, जब हम ज्यादा डेट इशू कर रहे हैं, देखो 20 से 100 गए तो यहाँ पे ज्यादा लोग मानने लग गए। जैसे जैसे हम डेट बढ़ाएंगे मेरा एवरेज घटना चाहिए, मान लो ये था पहले, घटना चाहिए, बट सिंस इक्विटी वाला ज़्यादा डिमांड करेगा, डेट वाला भी ज़्यादा डिमांड करेगा, ये पूरा का पूरा ऑफसेट हो जाएगा, ये घूम फिर के इधर ही रहेगा। इट इज एग्जैक्टली ऑफसेट बाय द इंक्रीज इन कॉस्ट ऑफ इक्विटी रिजल्टिंग इन नो चेंज इन द फर्म्स बैंक। रियलिस्टिकली क्या होगा, देयर विल बी पॉइंट्स इन द बिजनेस। जैसे मान लो 100-20 है, तुम 100 और 30 भी कर लेगा ना, कोई फर्क नहीं पड़ेगा रिस्क पे, तो तुम्हारा कॉस्ट ऑफ कैपिटल घटेगा ही क्योंकि थोड़ा सा एवरेज बेटर हो रहा। तुम 140 भी कर दोगे तो भी उतना फर्क नहीं पड़ेगा, तुमको बेटर ही मिलेगा। तो यहाँ तक तो तुम जा सकता है रियलिस्टिकली। MM प्रोपोजिशन क्या बोलता, नहीं जा सकता बात, तुम जितना घटाएगा उतना वो बढ़ा देगा। क्लियर? तो ये अपने इक्वेशन उसमें मैच करता है। ये इक्वेशन अपने नहीं पढ़ेंगे, क्यों? क्योंकि ऑलरेडी इक्विटी में इसका पूरा डेरिवेशन कर चुके हैं, माथा बार बार नहीं लगाएंगे। As leverage increases, the cost of equity increases, रिस्क बढ़ जाता है, but the cost of debt and the WACC are unchanged। क्यों? क्योंकि हम ज़्यादा डेट ले लिए तो मेरा एवरेज ऐसे नीचे खिंच गया, सिंस इक्विटी वाले को अब ज़्यादा रिटर्न चाहिए, वो अब एवरेज ऊपर खींच लेगा वापस, तो बराबर ही हो जाएगा। तो देखो, इवन दो अपना डेट बढ़े जा रहा है, जैसे जैसे हम डेट बढ़ा रहे हैं, मेरा भाई WACC तो घटना चाहिए टुवर्ड्स कॉस्ट ऑफ डेट, लेकिन इक्विटी वाला अपना कॉस्ट ऑफ कैपिटल बढ़ा देगा। तो इसीलिए ये इवन दो बढ़े जा रहा है, WACC इज स्टेबल। बेनिफिट्स ऑफ ग्रेटर यूज ऑफ डेट आर जस्ट ऑफसेट बाय द इंक्रीज कॉस्ट। सिंपल, यहां तक क्लियर। अब MM विद टैक्सेस का प्रोपोजिशन लेके कि अब टैक्स बेनिफिट भैया मिलेगा। तो जब पहले बोल दिया था कि तुम कितना ही डेट ले लो, इक्विटी वाला बढ़ा देगा एंड इट इज जस्ट ऑफसेटिंग, अब तुमको टैक्स का बेनिफिट मिल रहा है, तो अब जस्ट ऑफसेटिंग से तो होगा नहीं, तुमको ज्यादा बेनिफिट मिल रहा है।
तो इसीलिए बोल दिया वैल्यू इज मैक्सिमाइज सारा डेट इक्विटी रख रही है, वैल्यू ऑफ द फर्म इज मैक्सिमाइज एट 100% डेट, 4% उस पर भी टैक्स बेनिफिट। ये अपने को ऑलरेडी मालूम है कि टैक्स बेनिफिट मिल रहा है, इसीलिए खाली ये प्रपोजिशन ही बोलता हूँ। MM1 with taxes is that the value of the firm is maximized with 100% of the net finance। ऊपर वाले इक्वेशन में खाली 1 माइनस टैक्स रेट घुसा दिया और कोई चेंज नहीं। ये देखो अब इस केस में जैसे जैसे डेट लिए जा रहे हैं वह घट रहा है कॉस्ट ऑफ डेट के पास, क्यों? क्योंकि अब टैक्स बेनिफिट भी मिल रहा है। तो यहाँ पे हम एवरेज के पास जा रहे हैं तो वो बेनिफिट है, लेकिन कॉस्ट ऑफ इक्विटी बढ़ जा रहा है, लेकिन वो बैलेंस आउट हो जा रहा है। लेकिन टैक्स का जो बेनिफिट है वो अलग से बेनिफिट मिल रहा है, इसीलिए नीचे नीचे आएगा। In practice, we do not find that companies finance their assets with 100% debt or choose to it. Obviously, MM suggested that that differential investor tax on dividends and interest could explain the difference। मतलब वो बोल रहा है कि ये डिफरेंस क्यों है, क्यों इक्विटी होता ही है थोड़ा थोड़ा, क्योंकि टैक्स ऑन डिविडेंड इनकम इज डिफरेंट देन टैक्स ऑन इंटरेस्ट इनकम। इंटरेस्ट इनकम पे आपका पूरा रुपया लगता है, डिविडेंड इनकम पे थोड़ा छूट मिलता है, तो इसीलिए लोग इक्विटी में ज़्यादा जाते हैं। वो उसका रीजनिंग है। Current theory suggests that differences in value maximize choices of how much financial leverage we seek। अब मान लो सामने वाला क्या assumption बोल रहा है, डेट लेटर, ठीक है, लेते जा रहे हैं, डेट फ्री में मिल रहा है क्या, इंटरेस्ट देना पड़ा, तो भाई आफ्टर अ पॉइंट इन टाइम तुम्हारा इंटरेस्ट कॉस्ट तो थोड़ा ज़्यादा हो जाएगा, इतना ज़्यादा कि थोड़ा बाल नोचने वाला सीन बैठ जाएगा। दिस इज कॉल्ड कॉस्ट ऑफ फाइनेंशियल डिस्ट्रेस, कि भाई अब बहुत ज़्यादा हो गया, इतना इंटरेस्ट नहीं बैठे, मतलब तेरा 100 रुपये कमा रहे हैं, 80 रुपये का तो इंटरेस्ट जा रहा है, तो घर में क्या है, कुछ मत करो इसके पीछे वही चीज। तो देखो इसमें द एक्सपेक्टेड कॉस्ट ऑफ फाइनेंशियल डिस्ट्रेस फॉर अ फर्म हैज टू कंपोनेंट्स। पहला कॉस्ट ऑफ फाइनेंशियल डिस्ट्रेस इन बैंक्रप्सी डायरेक्ट हो सकता है, इनडायरेक्ट हो सकता है। डायरेक्ट कैसे भाई जेब से रुपया जा रहा है, इनडायरेक्ट क्या हो सकता है, हो सकता है कुछ अपॉर्चुनिटी मिस कर जाएगा, ये सब के रीजंस की वजह से। कैपिटल स्ट्रक्चर इतना रिस्की है, उसके वजह से वी आर मिसिंग आउट ऑन अपॉर्चुनिटीज, और डेट नहीं ले पा रहा, कहीं पैसा लगा के इन्वेस्ट करके लिक्विडेट नहीं कर पा रहे, एक्सेट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा। देखो अच्छा प्रेशर रहेगा सबके माथा पे, एम्प्लॉयज के माथा पे, तो वो एम्प्लॉय मोरल हो रहा है, सोशल फैक्टर्स वो सबको भी डाउन प्ले करेगा, वही चीज़ है। तो वो इनडायरेक्ट में है। डायरेक्ट कॉस्ट ऑफ फाइनेंशियल डिस्ट्रेस देखो, कैश एक्सपेंसेस एसोसिएटेड विद बैंक्रप्सी, कि हमको बैंक्रप्ट होना पड़ेगा, उसमें भी लीगल फीस देना पड़ेगा, एडमिनिस्ट्रेटिव फीस देना पड़ेगा। मतलब कंपनी के पास पैसा नहीं है, इसीलिए कंपनी बंद पड़ रहा है, और बंद करने के लिए भी हम लीगल फीस दे रहे हैं। इनडायरेक्ट कॉस्ट इंक्लूड फॉरगोन इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज, जो हम काम करते हैं हम नहीं कर पा रहे हैं, कॉस्ट दैट रिजल्ट फ्रॉम लूजिंग द ट्रस्ट ऑफ कस्टमर्स, सप्लायर्स, स्टेक होल्डर्स ड्यूरिंग पीरियड्स ऑफ फाइनेंशियल डिस्ट्रेस, कन्फ्लिक्ट्स बिटवीन मैनेजर्स एंड डेट होल्डर्स, वो भी बैठेगा, अपने लास्ट क्लास किए थे सब। सेकेंड, प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइनेंशियल डिस्ट्रेस। तो अगर आपका ऑपरेटिंग, और ये दो टाइप का लेवरेज होता है, हम लोग आगे जाके किए क्या फाइनेंशियल ऑपरेटिंग लेवरेज किए ना, एफएसए में किए ना, हाँ तब ठीक है। तो अपना फाइनेंशियल डिस्ट्रेस मोस्टली फाइनेंशियल लेवरेज के ऊपर डिपेंड करेगा। फाइनेंशियल मतलब कितना इंटरेस्ट दे रहे हैं, तो ये बहुत ज़्यादा है तो फाइनेंशियल लेवरेज इज वेरी हाई। जनरल हायर अमाउंट्स ऑफ फाइनेंशियल लेवरेज इंक्रीजेस द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइनेंशियल डिस्ट्रेस। बस ठीक है, जस्ट रीड, तो ये सब कॉमन सेंस बोले, कुछ नहीं।